स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का, सभी संगवारी का, आपके अपने YouTube चैनल पाथ IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय जोहार संगवारी हो। आशा करत हूँ सभी जन बहुत मजम हो, है ना। पितर पाक चलत है, नवरात्रि आने वाला है, तो सबके बहुत बढ़िया भाव भजन भक्ति के साथ साथ पढ़ाई भी उसने चलत हुई। ठीक, आज से हम जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अधिकतर जो होता है मित्रों, मैं जब भी क्लास लेने प्रारंभ करता हूं तो हमेशा कहता हूं विद्यार्थियों की आप पेन कॉपी लेकर बैठिए। लेकिन आज मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, आप केवल पूरे मनोयोग से ये क्लास को सुनिए। और मैं गारंटी देता हूँ 100% कि ये क्लास ख़त्म होने के बाद आपको इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगा। सारी चीज़ों को आप बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, हम इसके सारे एस्पेक्ट को आपको याद कराने की पूरी गारंटी देता हूं जनजाति वाले टॉपिक से। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को, बशर्ते ये है कि आप पूरा वीडियो ढंग से देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो जनजाति में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेता हूं। मैं पिछला जो जनजाति कैसे आया, क्या स्थिति थी, उन पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जनजातियों पर डिस्कस करेंगे। जनजाति, जन मतलब लोग, जाति मतलब उनकी जातियां क्या है, कैसे ही उसको विभाजित किया गया है। ठीक है, या इसी को आदिवासी, आदिवासी इसी को ही क्या कहते हैं मित्रों, आदिवासी। आदिवासी, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, प्रारंभ, और वास में ई प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो वास मतलब रहना, स्थान, रहना, वास करना या स्थान। ठीक है, और ई मतलब जो रहते हैं या जिस स्थान, जो जिसका स्थान है। ठीक है, तो जो प्रारंभ से ही यहाँ पर रहते हैं या जिसका स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, आदिवासी। मतलब जब ये धरती बनी, ये धरती बनी, ये प्रकट हुआ, ठीक है, तब से दोस्तों इनका वास है, ऐसा माना जाता है। और आप आगे पढ़ेंगे जितनी आदिवासियों की कहानी है उत्पत्ति की, वो प्रलय के बाद से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं। मतलब सर्वप्रथम वे आए, उसके बाद हम आए, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, मैंने कहा कि आपको पेन कॉपी छूना नहीं है, सिर्फ मनोयोग से सुनना है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 42 जनजाति है, 42 जनजाति पाई जाती है। उसमें से 7 जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आता है। 7 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में कौन कौन सी जनजाति, तो 5 जो है वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजाति है और 2 जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित जनजाति है। 5 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप देखेंगे पहला है अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया। दूसरा है आपका बैगा, बैगा। तीसरा है आपका बिरहोर, और चौथा है आपका कमार, और 5वां है आपका पहाड़ी कोरवा। ये 5 जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित। और राज्य सरकार द्वारा घोषित, तो राज्य सरकार द्वारा घोषित जो है पंडो और भुंजिया, पंडो और भुंजिया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है और ये जो है वो राज्य सरकार द्वारा घोषित, केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब ये विशेष पिछड़ी जनजाति से क्या तात्पर्य है, तो आदिवासियों को जब उनकी जनगणना की गई मित्रों, तो प्रारंभ से हम बात करें तो कुछ जनजातियां ऐसी थी जो समाज में जो घुल मिल कर नहीं रहती थी, जिनका सांस्कृतिक शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया था, उनके लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम लागू किए थे।
कुछ समय बीता, 20-25 साल 30 साल बीतने के बाद सरकार ने अपने लागू हुए कार्यक्रमों पर चर्चा की कि हमने इनके विकास के लिए जो कार्यक्रम लागू किए थे वो उनसे इनका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तब देखा गया कि पूरी जनजातियों में से ये जो जनजाति आप देख रहे हैं इनका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। उसके कई सारे रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि ये बहुत ही सुदूर अंचलों में, घने जंगलों में, पहाड़ों पर्वतों की घाटियों में रहते थे। ये जो विकसित समाज था उससे बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रहते थे। ये अपनी संस्कृति में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थे। ये आम जनता से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। ऐसे कई सारे रीज़न थे जिसके कारण इनका विकास उस ढंग से नहीं हो पाया जिस ढंग से अन्य जनजातियों का हुआ। तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया? विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया। क्यों? क्योंकि आगे इसका जो है वो और अच्छे से विकास किया जा सके और इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो आगे हम इसी में से जो है वो एक एक को देखेंगे। अब इसको याद करने का मैं आपको पूरा तरीका बता दूं, यहीं याद होगा, कहीं नहीं, यहीं। ठीक है, तो ये पंडो भूंजिया छत्तीसगढ़, ठीक है, पंडो भूंजिया छत्तीसगढ़, ये तो याद है। इसको कैसे याद करें, भूलेंगे नहीं हम लोग। अबूझमाड़ की पहाड़ी में, एक सेंटेंस याद रखिएगा सीधा, अबूझमाड़ पहाड़ है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में बैगा और बिरहोर कमाते हैं। कमाना मतलब छत्तीसगढ़ी में जानते हो काम करना। ठीक है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी में बैगा और बिरहोर लोग कमाते हैं। इस सेंटेंस को 4 बार बोलिए। अबूझमाड़ की पहाड़ी में बैगा और बिरहोर लोग कमाते हैं। ठीक है, तो बैगा और बिरहोर लोग कमाते हैं मतलब ये अबूझमाड़ की पहाड़ी, पहाड़ी कोरवा, बैगा बिरहोर, कमाना मतलब कमाते हैं। अब ये आप नहीं बोलेंगे, 4-5 बार बोलिए, 4-5 बार बोलिए। अबूझमाड़ की पहाड़ी में बैगा और बिरहोर लोग कमाते हैं। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में बैगा और बिरहोर लोग कमाते हैं। क्लियर? तो ये आप नहीं भूलेंगे। अब हम एक एक करके इन जनजातियों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको यही याद कराने की गारंटी लिख लो। ठीक है, यही याद होगा। इसके बाद आप सिर्फ आंख बंद करके 10 मिनट सोचेंगे, सब चीज़ याद होगा। चलिए तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अबूझमाड़। सबसे पहली जो जनजाति है हमारी अबूझमाड़। अबूझमाड़िया जनजाति। ठीक है, अबूझमाड़िया जनजाति, अगर इसका शाब्दिक विच्छेद करें तो देखिए ये कितने शब्दों से मिलकर बना है। यही इसी में ही सारा चीज छिपा हुआ है इसका। आप जितना समझा रहा हूं उतना अगर ध्यान दे दिए तो एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला। इतने सारे शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग है, बुझ है, माड़ है और इया है। ठीक है, इया प्रत्यय है। उपसर्ग जहां भी लगता है किस अर्थ में लगता है? नहीं के अर्थ में लगता है। तो का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? नहीं। बुझ जो बोलते हैं, बुझा मतलब जानना। ठीक है, कुछ चीज को बूझना मतलब जानना। ठीक है, तो यहाँ पर बुझ का अर्थ है जानना। माड़ का अर्थ है पर्वत और इया एक प्रत्यय है, संबंधवाचक प्रत्यय। संबंधवाचक प्रत्यय कैसे? पहला सुनो और समझो। का कोनो हमन गांव में आज थे, शहर ले कोनो आहे मान लो। ठीक है, तो हमन का की थन कि कौन गवैया कौन आहे तो शहरिया आहे। अब शहर ले कोनो गांव गे है तो ओमे हमन इया प्रत्यय लगा देथन तो का बन जथे ओहा शहरिया। का बनते? शहरिया। तो शहरिया का अर्थ क्या है? अब शहर से जिन आहे तेन, संबंधवाचक प्रत्यय, संबंध बताया जा रहा है। तो शहर से आहे तेल शहरिया। वैसने ही यहाँ पर वैसे ही ध्यान रखेंगे। अबूझमाड़िया मतलब अबूझमाड़ की पहाड़ी आप जानते हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में है। तो वहां पर रहने वाले जो थे अबूझमाड़ में, उनको कहा गया अबूझमाड़िया।
ठीक है, जैसे सहरिया, जैसे रायपुर ले कोनो गे है रईपुरिया, बिलासपुर ले बिलासपुरिया, रायगढ़ ले गे है तो रायगढ़िया, ठीक है, गवई ले है तो गवैया। तो इस प्रकार से अबूझमाड़ ले है तो अबूझमाड़िया। समझ गए हो? मोर ख्याल से अच्छा समझ गए हो। नहीं समझे हो तो औ देखो औ समझाओ। अब यहाँ पर देखिए, आ का मतलब नहीं जानना, पर्वत, ये सारा चीज आप रिलेट करिए। कैसे 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 रिलेट करना है देखिए। अब यहाँ पर हम समझेंगे क्या कि अबूझमाड़िया किसे कहा जाता है। तो नहीं जाना, ऐसी जनजाति, अबूझ जिसको नहीं बूझा जा सका है, जिसको नहीं जाना जा सका है, उसे हम क्या कहते हैं? अबूझमाड़िया जनजाति कहते हैं। ठीक है, ऐसी जनजाति जिसको जाना नहीं जा सका है, इसे हम अबूझमाड़िया जनजाति कहते हैं, और इसको अज्ञात भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसी जनजाति जिसे, ऐसी जनजाति जिसे जाना न जा सके। ठीक है, ऐसी जनजाति जिसे जाना न जा सके, अज्ञात जनजाति या ऐसी जनजाति जिसे जाना नहीं जा सका है, उसे हम क्या कहेंगे? अबूझमाड़िया जनजाति कहेंगे। तो अबूझमाड़, आ मतलब नहीं, बूझ मतलब जानना, माण मतलब पर्वत। अब माण मतलब पर्वत। अब ऐसी जनजाति, ऐसे लोग जो पर्वत में निवास करते हैं। अब यही पूरा अर्थ यही है, अबूझमाड़िया जो पर्वत में निवास करते हैं, जिनको जाना नहीं जा सका है, उसे हम क्या कहते हैं? अबूझमाड़िया। यह प्रत्यय संबंधवाचक, पर्वत में निवास करने वाले, जिसको जाना नहीं जा सका, क्या कहलाए? अबूझमाड़िया कहलाए। क्लियर है? पर्वत में निवास करने वाले, जिसको नहीं जाना जा सका, वो क्या कहलाए? अबूझमाड़िया कहलाए। आया समझ में? पूरा क्लियर है? ठीक है, अब इन चीज़ों को आप बहुत ढंग से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत ढंग से ध्यान में रखेंगे। यहीं से ही एक शब्द और मिलता है। अब आप नोट मत करिएगा, याद करिएगा, बाद में नोट करिएगा। ये अपने आप को मेटाभूम कहते हैं। मेटाभूम। अब ये मेटा का भी अर्थ होता है पर्वत मित्रों। ठीक है, और भूम मतलब भूमि, तो पर्वतीय भूमि में निवास करने वाले लोग ही क्या कहलाए? अबूझमाड़िया कहलाए। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबका क्लियर होगा। ठीक, क्लियर होगा बिल्कुल, और नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे, बाद में क्लियर किया जाएगा। ठीक, बाद में कर दूं भैया, जत का जन देखा तो मन एकदम विशेष रूप से हम ध्यान दो, सारा चीज क्लियर। ठीक, मैप देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ का, निवास स्थान देखेंगे, या सकेंद्रण कहा जाता है इनका हम क्या देखेंगे? निवास। इसी को ही क्या कहते हैं? सकेंद्रण। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं? सकेंद्रण। मैं आगे सारी चीज लिख दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? आगे स्लाइड में सारा लिख देंगे। ये नारायणपुर, ये नारायणपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? नारायणपुर वाला क्षेत्र है। ये नारायणपुर वाले क्षेत्र में अबूझमाड़ की पहाड़ी में विशेष रूप से पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में ये आपको बीजापुर में और थोड़े बहुत नारायणपुर में भी मिलेंगे, थोड़े बहुत, लेकिन मेनली इनका सकेंद्रण अबूझमाड़ की पहाड़ी में मिलेगा, नारायणपुर। क्लियर है? ये बस्तर संभाग नीचे दक्षिण में है, मैं जिसको ज़रूरत है उसी को बनाया हूँ। तो यहाँ पर नारायणपुर में देखेंगे तो इसका मेनली सकेंद्रण हमको दिखाई देता है। आया समझ में? ठीक, तो चलिए अगले स्लाइड में हम ये सारी बातें लिख देते हैं। क्या क्या लिख देते हैं? तो पहला तो हम लोगों ने अबूझमाड़, ताकि आपके एक नोट्स के लिए ये क्या आ जाए? काम आ जाए। ठीक है, चलिए अबूझमाड़िया। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा इसमें हम लोगों ने देखा पहली बात, अबूझमाड़िया मतलब जिसे जाना न जा सके, जिसे
जाना या बूझा, जाना न जा सका या जा सके, ठीक है। वैसी जनजाति अबूझमाड़िया जनजाति। इसका अगर मेनली निवास देखें या सकेंद्रण अभी हम लोगों ने बात किया तो नारायणपुर, नारायणपुर, और दूसरा आप देखेंगे क्या, बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है। अबूझमाड़िया जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं, मेटा भूम, क्या कहते हैं, मेटा भूम, ठीक। इतना मेरे ख्याल से आप सभी का क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, अबूझमाड़िया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। तो मैंने पहले ही बताया कि ये जनजाति जो है वो अपनी उत्पत्ति, ये क्या समस्त जनजाति जो है वो अपनी उत्पत्ति किससे मानती है, प्रलय के साथ ही। तो अब सुनिए, मस्त कहानी आपको सुनाया जा रहा है, ठीक। ऐसा, अब ये जनजाति किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। तो पहली किंवदंती क्या है, किंवदंती कहानी, पहली किंवदंती है कि ये जो है वो माड़िया गोड़ जो थे उन्हीं में से दो लवर, अब आपको समझाने के लिए मुझे कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। लवर, कपल, प्रेमी युगल, प्रेमी जोड़ा, लड़का लड़की एक दूसर लजन प्यार करते तेन ओमन, है ना। तो दूजन माड़िया गोड़ रही से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। माड़िया जनजाति ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो भाग कर जो है वो आ गए, शादी कर लिए और आकर जो है वो इसी क्षेत्र में बस गए और इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि पूरा का पूरा जो है वो, सिर्फ देखिए मेरी जो चीज़ें हैं किसी की न भावनाएं आहत करना है न कुछ, आपको उन चीज़ों के बारे में विशेष रूप से दिमाग में जो है वो पूरा चीज़ बैठा देना है आपके, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी परेशानी जो है वो आपको ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए और प्रेम तो था ही, पूरी बस्ती बसी और उसको क्या कहा गया, चूंकि अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करने लगे तो क्या कहा गया, अबूझमाड़िया कहा गया। हम सारी चीज़ें देखेंगे, नृत्य, गीत, डांस, गाना, विवाह, सारा चीज़, मृत्यु, सब पूरा एंजॉय करेंगे आप आराम से बस देखते रहिए, ठीक। पहला किंवदंती, किंवदंती से ही मैं जोड़ूंगा बहुत सारी चीज़ें, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। दूसरी किंवदंती ये है कि इस क्षेत्र में प्रलय हुआ, पृथ्वी में प्रलय। प्रलय कैसे होता है, जब प्रलय होता है तो चारों ओर पानी लबालब भर जाते, है ना। वो पिक्चर देखिए, वो सत्यम शिवम सुंदरम, मंदिर बस बाँचे रहते। तो पूरा जब इस पृथ्वी पर प्रलय हुआ तो उस प्रलय में सारा पूरा क्षेत्र जो है डूब गया। अब ये दक्षिण की ओर थे, पूरा क्षेत्र जब डूबा तो इन लोगों ने सोचा कि अब बचे कैसे। अब जानते हो, देखो प्यार ऐसा है कि जब प्यार करते हैं ना, प्यार में जब कोई पड़ जाता है, कोई लड़का या कोई लड़की किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो उसको अपने सिवा दुनिया में कोई नहीं दिखाई देता, ना माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं, है ना। तो आप जानते ही, तो इनको कुछ नहीं दिखा। इसका लड़के को लड़की का याद आया, लड़की को लड़के का याद आया तो दोनों सोचने लगे कि इसको बचाएं कैसे। अब बचाना तो है तो ओखर चिंतम लगे, ओखर चिंतम, ओखर घर में पानी भरात हो ही, ओखर घर बोहात हो ही, बस वही चला थे। टूरी मतलब लड़की जो है वो लड़के को जाकर बोली कि आप यहाँ आओ, ये ढारा यहाँ मोरदाई है, घर में लौकी वो है, लौकी तुम्बा जेल की थे, है ना। लौकी जाना तो नहीं जी, लंबा लंबा गोल गोल रही थे जी, है ना। तो लौकी वो है तो लौकी धर के हमन हा दोनों जन तैर के बच जबो। तब अब तुमन सोचो तो लौकी तो अतका बढ़ रही थे एक हाथ के या गोल से अतका बढ़ रही थे, उत्कल कैसे। तो पहली तुम्बा यहाँ बढ़ रहा है भैया, अत्तेक बड़ बड़ लौकी, ठीक है, अत्तेक बड़ लौकी, और लौकी फोसवा पानी में तौरत रहा है। तो बलई से एक ठन लौकी काटी से और एक के लौकी में दोनों जन तौरत प्रलय ला पार करिस। तो मन बोहात कौन डहार आगे, यादे डहार आगे बैला डीला डहार, और बैला डीला डहार आके तहने में थोड़ा दिन रही से, ओखर बाद वो मन ए डहार आके फिर बस गए। और मैं कहो ना, प्यार के तो बहुत ज़्यादा महत्व है ना।
फिर प्यार होई से ओकर लइका होई तन ओकर मन के लइका होई से, इसे चलत चलत पूरा एक समाज, यहाँ पर और भी जनजातियों के लोग जो हैं वो बसे और उनको किस नाम से जाना गया, अबूझ माड़िया के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आप इस कहानी से क्या सीखे कि इसकी जनजाति में किसका महत्व है, तो आप देखेंगे कई बार प्रश्न पूछा गया है, या तो मिलेगा आपको तुम्बा, या तो मिलेगा आपको तुमा, या तो मिलेगा आपको लौकी। इसकी जनजाति में इसका विशेष महत्व आप देखेंगे अबूझ माड़िया जनजाति में। मेरे ख्याल से ये 3-4 चीजें जो है वो जीवन भर आप नहीं भूलोगे। ठीक, अब बात करें कि ये किसको अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, तो अबूझ माड़िया जनजाति जो है वो कस्तूरबा गांधी को अपना वंशज मानती है। ठीक है, किसको? कस्तूरबा गांधी को। अब भैया जो ऑनलाइन वाले हैं उसमें जाके कोई कंप्लेन मत कर देना कि ये गांधी जी के बारे में कुछ विचार गलत बोले हैं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बोला हूँ। अब अबूझ माड़िया से कस्तूरबा गांधी का रिलेशन कहाँ, क्योंकि ये अपना जो है वो कस्तूर नागा, ये जो अपना वंशज मानते हैं, किसको मानते हैं? कस्तूर नागा। किसको? कस्तूर नागा को। कस्तूर नागा से इनका उत्पन्न हुआ है ऐसे माना जाता है। तो आप अबूझ माड़िया कस्तूरबा गांधी को रिलेट करेंगे तो ये चीजें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, कस्तूर नागा के वंशज हैं। क्लियर? आया समझ में इतना? ठीक, अब आगे सारा चीज रिलेट करते हुए जा रहा हूं, आप समझते हुए चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, ये जनजाति जो है वो गोदना को, ठीक है, गोदना को अपना विशेष आभूषण मानती है। खैर, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं इनकी जीवन शैली के ऊपर, कैसे इन लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो इनका घर जो है वो सामान्य रूप से रहता है मित्रों, और ये घास फूस से जो ढका रहता है, बांस या लकड़ी का जो स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। आपको जनजाति याद नहीं होती है। जनजातियों में बड़ा दिक्कत होता है। क्यों होता है? जनजातियों में बड़ा दिक्कत होता है क्यों? क्योंकि एक दूसरे से रिलेट हो जाता है ना। ये याद किए तो 42 जनजाति है, क्या इसमें का है, क्या इसमें का है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, बस आप देखते जाइएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें यदि अबूझ माड़िया जनजाति की जीवन शैली। अब जीवन शैली मतलब सुबह से उठकर हम इसके शाम तक की दिनचर्या देखें तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कैसे? तो देखिए, हम बात करें ये सुबह उठकर क्या करते हैं, तो वो नॉर्मल जो ब्रश करना है, नहाना धोना सबे करी यार, फ्रेश व्रेश हो ही, चाय जो भी करना है, ठीक है, नहा ही धो ही। ओखर बाद वस्त्र धारण कर ही। तो वस्त्र में इसका कोई विशेष वस्त्र नहीं है, ये वही लुंगी, बंडी, बनियाइन वगैरह धारण करते हैं। महिलाएं जो है वो साड़ी को माड़ी से लपेटकर जो है वो ऊपर तक पहन लेती है। ठीक है, वही है इनका विशेष रूप से पोशाक। ठीक, इसके अलावा पोशाक नहीं है। यदि आभूषण की बात करें तो बहुत ढंग से समझिएगा। आभूषण की बात करें तो यहाँ पर ये गोदना को, अबूझ माड़िया जनजाति गोदना को स्थायी आभूषण मानते हैं। स्थायी आभूषण किसको? गोदना को। ठीक है, अबूझ माड़िया जनजाति गोदना को स्थायी आभूषण मानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ 2-3 बात और ध्यान रखेंगे। क्या? गोदना के संबंध में 4-5 बातें जो बार बार पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। अबूझ माड़िया जनजाति गोदना को स्थायी आभूषण मानती है। ठीक, गोदना किसे कहते हैं? खेल ले, अब तो ही नहीं पता। गोदना जी, टैटू, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, वो टैटू। आज पुराना जो गोदना था वो अभी टैटू हो गया है ना, हाथ में, मुंह में, जहां भी जो भी दिख रहा है गोदवा ले रहे हैं। तो पहले सुई से गोदते थे, हरा हरा दिखता था। कई महिलाओं के आप ठुड्डी में देखोगे, माथे पर देखोगे, गालों पर देखोगे, नाक में देखोगे, तो आपको वो चीजें दिखेगी, गोदना। ठीक है, तो ये जो गोदना है
वो स्थाई गहना अबूझमाड़िया जनजाति। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोधना सबसे प्रिय किस जनजाति को है, तो आप जानिएगा विश्व में सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति पूछे तो बैगा। ठीक है, अगर विश्व की बात करें, विश्व में सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति तो कौन सी है, बैगा है पहला। दूसरी अगर हम बात करें कि सबसे अधिक, ये तो गोदना प्रिय जनजाति है बैगा, लेकिन सबसे अधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन है, कमार। ठीक है, तीन चीज, कमार सबसे अधिक गोदना गोदवाने वाली, बैगा सबसे अधिक गोदना प्रिय, ठीक है, अबूझमाड़िया गोदना को स्थायी गहना मानती है, और ओझा और बंजारे, ठीक है, ओझा बंजारा ये जो जनजातियां हैं ये गोदना गोदने का काम करती है। आगे और आते जाएगा, मैं बताते जाऊंगा। क्लियर है, तो आप याद रखेंगे गोदना को स्थायी आभूषण अपना मानते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से पूरा पिक्चर आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग इसके और बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। क्या, पहला गोदना हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो है दोस्तों घर में घुसी, नहा डरिस, कपड़ा पहन डरिस और गोदना गोदा है, स्थायी आभूषण है, तब कुछ नहीं बचे, घर में घुसी। अब घर में घुसी मतलब घर में इंटर करेंगे, घर में जाएंगे। तो घर में जाएंगे तो पहले कहाँ पर प्रवेश करेंगे, तो पहले जो प्रवेश करेंगे घर के रूम में, है ना। तो उन रूमों को विशेष नाम दिया गया है। सबसे पहले बात करें बैठक की, सबसे पहले आता है बैठक। तो बैठक की, इन लोग बैठक को क्या कहते हैं मित्रों, तो अबूझमाड़िया जनजाति में बैठक को अगहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगहा। आप स्पेलिंग ढंग से लिखेंगे, अगहा को अगहा ही लिखें, अगर इधर उधर करेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, है ना। अगहा, बैठक को क्या कहते हैं, अगहा कहते हैं। अब आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर बैठक है और यहां पर अगहा में अंग, इसको ले लीजिए अंग, ठीक है। हम अपने अंग को जब थक जाता है, अंग को, ठीक है, किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, तो हम अपने अंग को या उसके अंग को कहां पर बैठवाते हैं, बैठक में। कहां पर, बैठक में। तो ये आप याद रखिएगा, इन लोग बैठक को अबूझमाड़िया जनजाति क्या कहती है, अगहा कहती है। ठीक है, क्या कहती है, अगहा। अब कोनो आए हैं, घर में आए हैं, बैठक में बैठे हैं, तो चाय नाश्ता पूछू नहीं जी। अब एकर कल्चर अलग है, कुछ और पूछते, तुमन तो चाय नाश्ता पूछू न रे भाई। तो चाय नाश्ता पूछू तो चाय बनाए बर जाए लगी, कहाँ जाए लगी, रसोई घर। कहाँ जाए लगी तुमन ला, रसोई घर में। ठीक है, रसोई घर मतलब किचन। अब मन किचन ला का की थे, किचन ला, तो किचन ला या रसोई घर ला का की थे, आंगड़ी। का की थे, आंगड़ी। रसोई घर ला का थे, आंगड़ी। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो रसोई घर, रसोई घर में क्या जलता है जी, आग जलता है नहीं जी, आग, रसोई घर में आग। तो आग कहाँ जलेगा, रसोई घर में। ठीक है, तो अबूझमाड़िया में रसोई घर को क्या कहते हैं, आंगड़ी। बैठक को कहते हैं अगहा। स्पष्ट है मेरे ख्याल से। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, रसोई घर हो गया। अब हम बात करें संग्रहण कक्ष की। संग्रहण कक्ष। अब ये संग्रहण कक्ष क्या है मित्रों, तो संग्रहण कक्ष आप ध्यान रखिएगा, संग्रहण कक्ष मतलब हो गया स्टोर रूम। संग्रहण कक्ष मतलब क्या हो गया, स्टोर रूम हो गया। अब ये स्टोर रूम में क्या करते हैं हम लोग, सब चीज को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ चीज इकट्ठा करने का शौक है, किसी को सिक्के इकट्ठा करने का शौक है, अलग अलग नाना प्रकार के आपके शौक हो सकते हैं। अब आप एक गवर्नमेंट सर्विस में हैं, चलो डीसी ही बन गए हैं, डिप्टी कलेक्टर ही बन गए हैं, या पटवारी भी हैं, आज पटवारी भी फुल पावर में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको कार खरीदनी है, अब BMW खरीदना है, तो टोटल लाइफ में हमने एक ठन BMW गवर्नमेंट सर्विस वाले मन खरीद ही, 2 ठन नहीं खरीद सके, अब बड़ा गन पैसा का 50 लाख 60 लाख का, है ना।
तो एक BMW वो खरीदा, बोला बहुत सारा इकट्ठा करे सौ के ता कैसे करही, तो दूसरा खरीदे बरो लोन ले लगी, का ले लगी लोन। अब सोना चांदी खरीदना है तो का ले लगी लोन, घर खरीदना है लोन, संग्रहण कक्ष में संग्रहण करे बर मूर्ति खरीदना है तो का ले लगी लोन। मतलब कुछ भी चीज को संग्रहण करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा मित्रों, लोन लेना पड़ेगा। इसीलिए इसके संग्रहण कक्ष को हम लोन कहते हैं। तो लोन नहीं कहते हैं, लोनू कहते हैं। क्या कहते हैं, लोनू कहते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये तीनों की तीनों चीजें आपको क्या हो गई, याद हो गई। बैठक को अगहा, बैठक को अगहा जहां पर अंग को रखते हैं। रसोई घर में आग जलाते हैं, आंगड़ी। संग्रहण कक्ष में संग्रहण करते हैं, लोनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोनू कहा जाता है। ठीक है, अब आप अपने कीमती चीजों का, सोने, हीरे, मोती, जवाहरात, गाड़ी, मोटर, सब को कहां पर रख रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं जी, संग्रहण कक्ष में। तो वही तो आपका देवता हो गया ना, वही तो धन आपका देवी देवता वही हो गया ना। तो इनके जो कुल देवता का वास है, ठीक है, इसी लोनू में क्या होता है, इनके कुल देवता का वास होता है। किसका, कुल देवता का वास। ठीक है, इसी लोनू में इनके कुल देवता का वास होता है। ठीक, अब का होइस, नहा ड्रेओ, कंघी वंगी कोट ड्रेओ, पाउडर ऑर्डर लगा ड्रेओ, लिपस्टिक विपस्टिक, वो कंघी ककवा, चूड़ी फुंदरी मुंदरी, कटहर वटहर, पुतरी सब ल पहिन डरी, सकरी बकरी पहन के आगे घर में घुस गए। का करही, नहा धोक जी, पूजा करही। तब पूजा करे बर देवता चाहिए ना, तब कुल देवता लोनू। ठीक है, इसके अलावा इनका जो घर के देवता हैं, घर के देव, इनको विशेष रूप से याद रखेंगे, घर के देवता। ठीक है, तो कौन कौन से हैं घर के देवता, तो देखिए जी, अबूझमाड़ जनजाति जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अबूझमाड़ जनजाति के बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते होंगे। ये पढ़ी लिखी नहीं थी, ये आम लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, हबक देतीस धर के हबक देतीस। ठीक है, इसीलिए 2008 तक तो इनके जो है ओरछा, जो प्रवेश द्वार कहा जाता है अबूझमाड़ का, उसके अंदर जाना मना था अबूझमाड़ की जनजातियों में। उसके बाद विकास के लिए प्रवेश दिया गया है, वो भी कुछ हद तक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, ठीक है, सरकार ने प्रयास किया। और पढ़ना तो ठीक है, लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ता, पेन का जरूरत पड़ेगा इनको। किसका, पेन का। तो यहाँ पर इसके घर के देवता कौन है, तो घर के देवता हैं दोस्तों छोटा पेन, मंझला पेन, और बड़ा पेन। ये इनके क्या हैं, घर के देवता हैं। क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, छोटा पेन, बड़ा पेन, मंझला पेन, बढ़िया। इसके अलावा और भी देवी देवता। अब मैंने अभी बताया कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे मित्रों। ठीक है, धीरे धीरे अब शिक्षित हो रहे हैं। तो ये देखिए कि जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप समझिएगा। अगर हम भारत देश में बात करें तो जो जितना ज़्यादा शिक्षित है ना, जितना ज़्यादा शिक्षा ग्रहण किया है, शिक्षित व्यक्ति है, उसके माँ बाप अनाथ आश्रम में मिलेंगे आपको। लेकिन जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं। कड़वी है लेकिन सच्चाई है। ठीक है, माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल देना, मतलब कौन सा हृदय है आपका, तो मुझे नहीं समझ में आता भाई। बाकी आप देखिएगा, ये मेरी भावना है। उनके आशीर्वाद के बिना घर में दिया नहीं जल सकता मित्रों, और उसको अनाथ आश्रम में। तो चलिए ठीक, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये अपने बूढ़ों की बड़ी इज्जत करते थे। ठीक है, तो इनके जो कुल देवी देवता हैं वो हैं बूढ़ा देव, बूढ़ा देव। ठीक है, इसके अलावा लिंगोपेन देव,
लिंगोपेन देव, इसके अलावा बूढ़ी माई, बूढ़ी देवी कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा डोकरी देवी, डोकरी देवी, ठीक है। तो सभी बूढ़ापा से रिलेटेड है और अबूझ माड़िया जनजाति पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए ये ज़्यादा इज्जत करती थी। इस प्रकार से आप रिलेट कीजिएगा, जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है। बूढ़ा देव, लिंगोपेन देव, बूढ़ी देवी, डोकरी देवी, इसके अलावा ये प्रकृति की भी पूजा करते थे, ठीक है। सूर्य वगैरह, प्रकृति, चंद्रमा की भी पूजा करते थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? आ रहा है समझ में सारी चीज़ें जी? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताएंगे, ठीक। तो लोनू में कुल देवता का वास, घर के देवता छोटा पेन, मंझला पेन, बड़ा पेन, छोटा पेन, मंझला पेन, बड़ा पेन, छोटा, मंझला, बड़ा। कुल देवता बूढ़ा देव, लिंगोपेन देव, बूढ़ी माई, बूढ़ी डोकरी। ओके, चलो आगे। आगे हम बात करें तो अब हो गए पूजा पाठ। पूजा पाठ संपन्न, नहा डरिस, खाए में कुछ विशेष नहीं है, विशेष रीतिस तो बताते हैं, सब एक विशेष ल पढ़ू खाए पिए तो ही सामान्य है, ठीक है। अब एमे तुम्हारा ध्यान रखना है कि देवी देवता के पूजा करे के बाद का करना है, कमाइल जाही। जब कमाइल नहीं जाही काला खाई जी, कमाइल जाए लगी नर भैया, तो काम करे बर निकल ही, तो काम का करते। तो जनजाति में विशेष तौर पे शिकार करना, शिकार वनोपज संग्रहण करना, वहीं से अपन जीवन यापन करते। लेकिन विशेष व्यापार के तौर पर ये कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि, ठीक। अब ये कृषि करते हैं तो कौन सी कृषि करते हैं और ये कृषि को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से समझना है। क्या समझना है? तो यहाँ देखिए, इन लोग जो हैं वो, पहली बात याद रखिएगा, अपने कृषि के स्थान को, कृषि के स्थान को क्या कहते हैं? कघई कहते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कृषि के स्थान को कघई, ठीक। कृषि के स्थान को क्या कहते हैं? कघई। मतलब जहाँ पर ये कृषि करते हैं उस स्थान को कघई कहा जाता है। तो कृषि से कघई एक लौता, इसमें अबूझ माड़िया जनजाति में कघई कहा जाता है, बाकी जनजातियों में आपको नहीं मिलेगा। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कृषि के स्थान को कघई, केवल अबूझ माड़िया जनजाति, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करते हैं? कृषि से आप क्या करेंगे, ठीक है। तो कृषि से क्या की जाती है? पैदा की जाती है, पैदावार पैदा की जाती है, पैदा, ठीक है। और क्या पैदा करते हैं? तो माड़ पैदा करते हैं। माड़ मतलब दो चीज, माड़ मतलब आपने देखा था पर्वत, माड़ मतलब हम लोगों ने क्या देखा था? पर्वत। और माड़ छत्तीसगढ़ी में काला की थे जी? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। माड़ मतलब का? पेज। माड़ मतलब का? पेज। घर में जब पहली, अभी कुकुर आगे है, अरे कुकुर, कुकर, कुकर आगे है, कुकुर, हाँ कुकुर भी ठीक है, बीच बीच में नरियात रही थे, तो कुकर आ गया है। तो कुकर में तो दिक्कत नहीं है ना। पहले क्या होता था, गंजी में खाना बनाते थे, पसाते थे। तो पसाते थे तो गांव में जो पसिया है उसको माड़ भी बोला जाता था, ठीक है। पेज हो गया, पसिया हो गया, माड़। तो माड़ किससे बनेगा? चावल से। और चावल कहाँ से? धान से। तो इन लोग जो अबूझ माड़िया जनजाति क्या पैदा करती है? माड़ पैदा करती है। ढंग से याद रखेंगे, क्या पैदा करती है? बताइए, बोलिए। माड़ पैदा करती है। क्या पैदा करती है? माड़। तो यहाँ पर जो इन लोग कृषि करते हैं उस कृषि को क्या कहा जाता है? पैदा से याद रखिएगा, पेदा कृषि। क्या कहा जाता है? पेदा कृषि, ठीक है। एक एक चीज आपके दिमाग में बैठाने की जिम्मेदारी मेरी। अबूझ माड़िया जनजाति पैदा करती है माड़, अबूझ माड़ में माड़ है, माड़ पैदा करती है और पैदा करती है अबूझ माड़िया पेदा कृषि से, ठीक। पेदा कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित। अब ये स्थानांतरित कृषि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि क्या होती है, तो आप समझिएगा। ये पहाड़ जैसे एरिया में इन लोग रहते थे, ठीक है।
तो इस प्रकार से अब यहाँ पर वाला जो क्षेत्र है इस पेड़ को पूरा काट लिए, अब काट लिए यहाँ से काट के इसको कृषि योग्य बना लिए। ठीक है, कृषि योग्य बना लिए, कुछ साल तक छोड़ छुड़ा के उसमें पानी वानी खाद वाद मिल जाता था, फिर वहाँ पर ये कृषि करते थे। अब यहाँ पर कृषि करते करते, क्योंकि उस समय हमारे पास यूरिया नहीं था, फास्फोरस नहीं था, नाइट्रोजन नहीं था, ठीक है, तो इसलिए क्या करते थे हम लोग जो है वो नेचुरली कृषि करते थे वहीं पर बार बार, और फसल चक्र का भी हमको अनुमान नहीं था कि धान के साथ और क्या बोएं, दूसरा फसल बोएंगे तो वहाँ उर्वरकता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर बोते बोते वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तो इस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे, फिर वही प्रोसेस करते थे। ठीक है, तो इसी कृषि को एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि करना क्या कहलाता था, पेद्दा कृषि, या इसी को स्थानांतरित कृषि कहते थे। और इसी स्थानांतरित कृषि का अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो अबूझ माड़िया जनजाति में इसे किस नाम से जाना जाता है, पेद्दा कृषि के नाम से जाना जाता है। आया समझ में, सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, सभी चीज़ें याद मेरे ख्याल से हो गई होगी। कृषि हो गया कृषि हो गया। अब कृषि हो गया तो क्या करेंगे इन लोग, पैदावार अच्छी हुई सेलिब्रेट करेंगे पैदावार अच्छी हुई तो क्या करेंगे दोस्तों, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अब कृषि से पैदावार अच्छी हुई तो इनका जो मुख्य सेलिब्रेट कहाँ करते हैं, तो इन जनजातियों में देखा गया है एक जगह होता है जिसको हम घोटुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, घोटुल। अब ये घोटुल क्या होता है, तो घोटुल वो होता है मित्रों जहाँ पर अविवाहित जनजातियों में, जहाँ पर अविवाहित स्त्री और पुरुष का एक मिलन घर होता है, जहाँ पर ये अपनी संस्कृति का, जहाँ पर ये अपनी शिक्षा का, सामाजिक दायित्वों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जगह होती है जिसको गलत वे में प्रस्तुत कर दिया जाता है, बट कोई नहीं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वहीं पर इनके मेन देवता रहते हैं जहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सब लोग वहीं पर मिलते हैं। तो अबूझ माड़िया जनजाति में भी घोटुल पाया जाता है, और इसके घोटुल को क्या कहते हैं, तो इसके घोटुल को आप कोसी घोटुल के नाम से जानते हैं। कौन सा घोटुल, कोसी घोटुल। कोसी घोटुल, कोसी घोटुल क्यों कहा जाता है, अब कोसी घोटुल इसलिए कहा जाता है, ये इस प्रकार का यहाँ पर पहाड़ विस्तृत है। अब इस प्रकार के पहाड़ में एक घोटुल, एक गांव यहाँ पर है, तो फिर कई कोस बाद यहाँ चढ़ने के बाद दूसरा घोटुल यहाँ पर है। तो इस प्रकार से कई कोस दूर, कोसों कोस दूर रहने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा, कोसी। कोस में दूर, कोस मतलब बहुत दूर, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कोसी घोटुल। तो अबूझमाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, तो दूर दूर एक दूसरे के गांव थे, तो इसलिए क्या कहा गया, इसको कोसी घोटुल कहा गया। ठीक है, अब कोसी घोटुल में ये इनके एक और देवता निवास करते हैं जिसको हम तालुर मुंते देव के नाम से जानते हैं। तालुर मुंते देव की ये कोसी घोटुल में पूजा करते हैं। जितने फैक्ट्स आपको समझाए जा रहे हैं, जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कोसी घोटुल में ये किसकी पूजा करते हैं, तालुर मुंते देव की पूजा करते हैं, पहली चीज। दूसरा, अब सेलिब्रेट करना है इनको तो त्योहार मनाएंगे ना जी, तालुर मुंते देव को अर्पित किए, घोटुल आए तो किसी कौन त्योहार मनाएंगे, तो इनके प्रमुख पर्व या इनके प्रमुख त्योहार, पर्व या त्योहार कौन सा है, तो एक है काकसार, एक है आपका पंडुम, और एक है आपका पोला। काकसार, पंडुम, पोला कैसे याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज जनजाति के प्रारंभ में ही मैं आपको बता देता हूं कि वो ये है कि आप इसमें
आपको क्या मिलेगा, एक चीज़ आपको मिलेगा नृत्य वही मिलेगा, गीत वही मिलेगा, और पर्व भी मिल सकता है। जैसे कर्मा पर्व भी है, कर्मा गीत भी है और कर्मा नृत्य भी है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें मिल सकती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कर्मा पर्व भी है, गीत भी है और नृत्य भी है। चलिए, तो पर्व त्योहार में काकसार, इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसमें है काक, काक का सार। ठीक है, और ये काकसार, काक मतलब कौवा, कौवा कहाँ पाया जाता है, वेरियस वैरायटी ऑफ कौवा कहाँ मिलता है, ये मिलता है कहाँ, अबूझमाड़ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में आप जाएंगे तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। ठीक है, नहीं तो जाग देखियो कौवा पकड़ के, तो वहां पर काक ज्यादा मिलता है, इसलिए काकसार पर्व मनाते हैं। अब ये मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, सही नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको जीवन भर याद रखें। तो काकसार पर्व कौन मनाते हैं, अबूझमाड़ या जनजाति में, क्यों, क्योंकि कौवा ज्यादा मिलते। ठीक है, यही सब याद रही। एग्जाम में बैठू ना, आंख बंद करके सोचू, आंखिल मूंद के कि शर्मा सर काय कहा त्रि से, तब तो मन ला याद आई, हाँ शर्मा सर बताए रही सोती अब्बर कौवा उड़ाते, अब्बड़ अकन कौवा मिलते, तेखर से ती होती कौवा पाए जाते। तो काकसार पर्व कहाँ, अबूझमाड़िया जनजाति। इसके बाद देखिए पंडुम, पंडुम देखिए, काकसार पर्व जो है एक यात्रा पर्व है। यात्रा पर्व मतलब साल में एक बार ये गांव के बीच में जो है वो पूजा पाठ करते हैं, वहां पर नित्य गायन वगैरह किया जाता है। तो वहां पर जो पूजा पाठ करते हैं उनको पंडुम कहा जाता है। क्या, पंडुम। ठीक है, क्या कहा जाता है, पंडुम, और पंडुम इनका पर्व भी है, तो इसको याद रखेंगे। काकसार में जो पूजा पाठ करते हैं पंडुम लोग करते हैं, तो पंडुम पर्व भी मनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, त्योहार कहा जाता है। ठीक, और पोला, अब इसमें एक ध्यान रखेंगे, जो कॉमन चीजें हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ में मनाई जाती हैं उसके बारे में जनजाति विशेष संदर्भ में नहीं पूछा जाएगा। पोला सभी जगह मनाते, तो नाम अलग है पोला। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में भी देखो, उत्तर में भी देखो, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, सभी जगह पोला त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दिक्कत वाले कोनो बातें नहीं है। चलो, तो पर्व और त्योहार याद आ गए। ठीक, अब पूरा मना डरी त्योहार मनाते, तो त्योहार में का हो जी, डांस वांस तो होबे करी नर भैया। चलो त एखर डांस वांस ला देखथन, का हर एखर डांस नृत्य, तो मैंने बताया काकसार नृत्य, काकसार नृत्य, गेड़ी नृत्य, गेड़ी नृत्य, रीलो नृत्य, रीलो नृत्य आदि, और भी नृत्य करते हैं, ये मुख्य नृत्य आप ध्यान रखेंगे। तो काकसार नृत्य भी है, काकसार पर्व भी है, और काकसार नृत्य पर्व, इसके अलावा गेड़ी नृत्य, इसके अलावा रीलो, रीलो एक विवाह नृत्य है। ठीक, गेड़ी नृत्य आप जानते हैं, बांस के खपच्ची, अभी हरेली के दिन गेड़ी तिहार मनाए जाते जी, तो गेड़ी की अत्यक बढ़ रही थे बांस, बांस में तुमन गेड़ी चढ़े हो कि नहीं, कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके आप बताइए, गेड़ी चढ़े हो कि नहीं। जबरदस्त बैलेंस, मैं तो गेड़ी दौड़ में भी भाग ले हम बड़े बड़े गेड़ी बनवाए हैं, मोर बाबा हम मोर बर, है ना, तो गेड़ी मनाए जाते। ठीक, गेड़ी तिहार तो बड़े जान गेड़ी थे, बांस के इसे जब बैलेंस बना के, हमारे काका भी चढ़ते जी, अभी हरेली तिहार में देखा तो है ना, काका मतलब भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, है ना, तो वो चढ़ते, तो वही गेड़ी, तो गेड़ी तिहार मनाए जाते। और पोरा तो सभी जन जाना था। अच्छा, गेड़ी नृत्य, सॉरी, और रीलो, रीलो विवाह नृत्य, विवाह के समय मस्त मांदर बजाओ नाचो, रीलो नृत्य। ठीक, चलिए गेड़ी नृत्य हो गया, रीलो नृत्य हो गया, काकसार। इसके बाद गीत की बात करें, गीत, तो गीत में है ददरिया। अच्छा, पर्व त्योहार में, अच्छा ठीक, चलिए ददरिया गाते हैं दोस्तों। ठीक है, ददरिया है, और देखिए ये सब कॉमन है, ददरिया है, सुआ है ना, कर्मा है, तो ये सब कॉमन है, सभी जनजाति लोग करते हैं, तो इसको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, एक चीज़ आपको इसमें से याद रखना है, ये याद रखना है लिंगोपेन गीत। क्या, लिंगोपेन गीत गाते हैं ये लिंगोपेन देवता को प्रसन्न करने के लिए, लिंगोपेन गीत। ठीक है, लिंगोपेन गीत लिंगोपेन देवता को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। ठीक,
एक नृत्य भी विशेष रूप से आप याद रखेंगे, एक नृत्य जो है वो याद रखेंगे, ये कोकटी घोड़ा नृत्य करते हैं। कोकटी विशेष रूप से पूछा जाता है इसको, कोकटी घोड़ा नृत्य, कोकटी घोड़ा नृत्य। ठीक है, अब कोकटी घोड़ा नृत्य अबूझ माड़िया जनजाति का विशेष। यहां से आप काकसार पकड़िएगा, पंडुम याद रखिएगा। नृत्य में काकसार है, गेड़ी है, रीलो है, ठीक है, सभी लोग करते हैं, तो काकसार विशेष रूप में। गीत में आप लिंगोपेन गीत याद रखेंगे, इसके अलावा ददरिया, सुआ, कर्मा वगैरह भी इन लोग गाते हैं। और विशेष रूप में आपको याद रखना है कोकटी घोड़ा नृत्य। कौन सा घोड़ा? कोकटी घोड़ा। कौन सा जनजाति? अबूझ माड़िया जनजाति। अबूझ माड़िया जनजाति कोकटी घोड़ा, कोकटी घोड़ा अबूझ माड़िया जनजाति, अबूझ माड़िया जनजाति कोकटी घोड़ा। बार बार प्रैक्टिस, बार बार कोकटी घोड़ा। देखिए सब बेल रिलेट करके नहीं बना सको जी, जद का रिलेट करत हो कल सीखो, ठीक है। एक आध ठन लब एक्सेप्शनल है तो याद कर लो, ठीक। तो कोकटी घोड़ा ईच मेरे बोलो, कोकटी घोड़ा कौन सा? अबूझ माड़िया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया नित्य गीत वाला सेक्शन। अब अबूझ माड़िया हो या कोई भी जनजाति हो या कोई भी जाति हो या पूरा भारत ही क्यों ना हो, आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो नित्य गीत के समय ही क्या होता है? सेटिंग प्यार, है ना। लड़के लड़कियों में दोनों जन एक साथ नाचा थे, गावा थे, डांस करत थे, तो का हो जाते? प्रेम हो जाते, प्यार हो जाते, माया हो जाते, दुलार हो जाते। तन दुलार हो जाते तन मिलना जुलना घूमना घामना चालू, है ना। बाइक में बैठ के एती होती कोचिंग जाथन दाई की निकला थे, वो कहीं जाके झपावा थे। सबे जन नहीं भैया, कई जन इसने देखे हमें दो चार जन ला, ठीक है। तो तुमन तो एकदम समझदार हो, तुमन नहीं करो तेल में जाना था यहाँ विशेष तब्बे तत्ते कन सलेक्शन आते जी, तो तुमन टेंशन मत लो, ठीक। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नित्य वित्त हुआ, गीत वित्त हुआ, पर्व मनाए, तो शादी होगी, ठीक। तो शादी में आप एक विशेष शादी यहाँ पर ध्यान रखेंगे विशेष शादी आप ध्यान रखेंगे जिसको बोला जाता है विवाह में कांडा बरा विवाह। कांडा बरा विवाह या इसी को बोलते हैं पुष्प विवाह। ये विशेष है ना। कांदा बरा विवाह, आप कांदा बरा विवाह नाम से तुम्हें लगत हो ही कांदा बरल मस्त मिक्स करके दे दे तो कांदा बरल खात हन, यही कांदा बरा विवाह हरे का नो है भैया, यह कांदा बरा विवाह नो है। दूसरा हरे पुष्प, तो पुष्प विवाह से तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगत हो ही। का अंदाजा लगत हो ही? पुष्प मतलब होते फूल और फूल मतलब नाजुक, है ना। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है अबूझ माड़िया जनजाति में, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो जब शादी नहीं होती है या अच्छा शादी तब होगा। अबूझ माड़िया जनजाति मैंने पहले ही बताया, पहले पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए बहुत सारी जो है वो रिचुअल्स, धर्म की बातें या जो भगवान से संबंधित बातें, किंवदंतियों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इनका ये मानना है कांदा बरा विवाह या पुष्प विवाह वो विवाह है जब किसी बच्ची का शादी नहीं हो रहा है, तो कौमार्य संस्कार से पूर्व, कौमार्य संस्कार आप समझ रहे होंगे, जब महिलाएं जो है वो बालिक होती हैं, ठीक है, तो उनका मासिक धर्म शुरू होता है। तो मासिक धर्म से पहले की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कौमार्य संस्कार से पहले, ठीक। क्या होता है? उसका विवाह करवाया जाता है किसी वृक्ष के साथ, ताकि उसको अच्छा वर मिले और अच्छा जीवन साथी मिले, उसका लाइफ अच्छा रहे। वृक्ष वगैरह के साथ, और कई कई जनजातियों में हम देखेंगे तीर धनुष के साथ विवाह करवा दिया जाता है। इसी विवाह को ही बोला जाता है कांडा बरा विवाह या पुष्प विवाह। और आपको एक चीज़ और बता दूं, विवाह से संबंधित 15 नंबर का क्वेश्चन आया था पीएससी मेंस में, और कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा सर इसमें कंटेंट नहीं है, जबकि मैं आपको अभी विवाह अलग से करेंगे, गीत अलग से करेंगे। विवाह में अगर सिर्फ 3 विवाह को ही एक्सप्लेन कर दोगे ना तो पूरा ऐसे लिखा जाएगा, और आपके पास 15 नंबर के लिए कंटेंट नहीं था, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो कांडा बरा विवाह या पुष्प विवाह, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद और भी विवाह हैं। देखिए कौन कौन से विवाह। तो पहला जो है वो सहपलायन विवाह। सहपलायन
सह मतलब साथ में, पलायन मतलब भाग जाना, साथ में भाग जाना। दोनों लड़की वाले राजी, लड़की वाले नहीं राजी, लड़का वाले मन भी नहीं राजी, परंतु लड़की और लड़का तो राजी, प्रेम तो ओखर बीच है। तो दोनों जन भाग गए साथ में, तेला का की थे सह पलायन विवाह। मगर इस सह पलायन, देखिए यहाँ पर कई विवाह पद्धतियां मिलेगी, लेकिन अलग अलग जनजातियों में इसका प्रकार मतलब शादी करने के तरीके अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी नाम अलग अलग मिलेगा। देखिए सह पलायन विवाह को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं बिथेर विवाह। बिथेर या बिथेर कैसे लिखा हुआ है, बिथेर या कई जगह बिथेर विवाह लिखा हुआ है, ठीक है। बिथेर, इसको कैसे रिलेट करोगे कि अबूझमाड़िया जनजाति में बिथेर विवाह होता है। बिथेर में यहां पर समझ लिए थेर को शेर कर लो, बिथेर बिसेर है, बिसेर, ठीक है, बिसेर है ना। तो शादी भर के जन आदमी की जरूरत रही थे, 2 जन के, ठीक है। तो 2 ठन शेर। अब शेर कहाँ पाए जाही, जंगल में। जंगल कहाँ, अबूझमाड़ के जंगल में जी, अबूझमाड़ के जंगल में 2 ठन शेर पाए जाते, एला याद रखू बिसेर। और एक ठन चीज से रिलेट करहू एला का, भैया देख तुम्हार शादी कई जन के हो गए हुई, जब मन वीडियो देखा तो हो, और कई जन के नहीं होए हुई। तो नहीं होए हुई ते मन भी थोड़ा सोच लू, हो गए हुई तो मन सोच लू का कि कलेजा नहीं रहा है भाई, जेकर घर के संस्कृति है, मतलब जेकर दाई दादा मन शुरू से डाल के रखे हो, मन ऐसे भाग के शादी नहीं कर सके। और जे मन करथे ते मन वाकई अपन घर के कार्य थे शेर भाई, जेन अपन घर द्वार ला छोड़ के, दाई दादा भाई बहनी सारा रिश्ते नातल छोड़ के भाग के शादी कर दरिस, ओकर अपोजिट जाके वो शेर हरे ना भैया, दोनों जन शेर हरे, टूरी टूरा दोनों शेर। तो वही बिसेर, सह पलायन बिसेर, अबूझमाड़िया। शेर कहाँ पाए जाते, अबूझमाड़िया में। तो ये जो विवाह है आप ध्यान रखेंगे, सह पलायन विवाह बिथेर विवाह कहा जाता है, अबूझमाड़िया जनजाति में पाई जाती है। इसके अलावा एक और विवाह पाया जाता है जिसको कहते हैं ओडियत्ता विवाह। ओडियत्ता विवाह, और इसी को ही कहा जाता है घुसपैठ विवाह। घुसपैठ विवाह। अब ये घुसपैठ विवाह तो समझ में आ गया। ओडियत्ता ओडियत्ता को आप कैसे रिलेट करेंगे, देखिए ओडिया, अडियत्ता हो गया, ओडियत्ता मोरदाई है, मोरदाई मतलब मैं दादिल कहाँ है ना, ओडिया। तो मोर दादी छोटे रहे हो, स्कूल जाते हो, सरकारी स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, मत लेकिन मोर गुरुजी मन अच्छा रही से, तो स्कूल जात रहे हो तो उस समय 4 आना 8 आना 5 पैसा तक को चलत रही से, तो 1 रुपया या 50 पैसा देवे, और कौन देवे, मोर दादी है। लेकिन कभी कभी का हो जाए, चिल्हन नहीं रहा है बेचारी कर, तब में हम और घर ही जी हाँ गाकर रोटी चूरत रहा है, सुबह और चाय सन बैठ के दबा खाओ, तो वही जगह इसे किनारे में इसे टिक के खड़े रहो, दे नमा माँ कहाँ मोर दादी ला देन माँ पैसा देन, तब जाऊँ पैसा, इसे झोला बस्तर पहले उतनी रहा भैया हमारे उनकर बैग वैग कहाँ जी, एक ठन झोला बोरा रस्सी बोरा सिलाए वो प्लास्टिक वाले, खानदाम पेटी पेंसिल खुशेर के खड़े रहो, दे माँ पैसा देवे तो जाऊँ ऐसे ही के, तो वो पैसा नहीं है रे नहीं है कि कहते रहा है, चिल्लर नहीं है जान आ जबे तो दूँ ऐसे की के, मैं वही जग खड़े रहा, तो कार ओड़ल देख खड़े हंस रे, ऐसे कहा है ओड़ल देख खड़े हंस, ओड़ा ओड़ा मतलब क्या, मतलब जबरदस्ती खड़े हस ऐसे देखत देखत उहिल की थे ओड़ा, तो आज समझ में आते मोर डोकरी दई जन कहत रही तेने मन तो अभी काम आवत थे, है ना, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा में ले लो चाहे छत्तीसगढ़ी संस्कृति। ओडिया देना मतलब जबरदस्ती घुसे रहना, वही घुसपैठ है, वही क्या है घुसपैठ है। और आप अबूझमाड़िया जनजाति जानते हो, अबूझमाड़िया जनजाति दूसरे संस्कृति को हस्तक्षेप करने को अवसर नहीं देती, आप नहीं आएंगे, हम आपस में ओडिया देते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, और ते जावेद तो ऐसे घूर घूर के ओडिया देवत खड़े रही हो, हा ये कौन हरे का बरे निपटात रेला है नहीं, तो तुम मन ला जाए की जरूरत नहीं है, ये अबूझमाड़िया जनजाति अपने माप में ओडिया देते, तो इहुल याद रखो घुसपैठ विवाह या ओडियत्ता विवाह। दूसरा चीज जग ले रिलेट करू का कि
ओडियत्ता विवाह घुसपैठ। अब मैंने बताया कि अलग अलग जनजातियों में ये अलग अलग प्रकार से होता है। इस कई जनजाति में मैं बताया भाई अलग अलग प्रकार, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। देखिए अब कहा है कई जगह होते कि टुरा टुरी है दोनों, आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप आ गए, तो इसने वो जे अच्छा एक चीज़ वो बता दे, जे चीज़ ला हमर मन मतलब हमर समाज है, भारतीय समाज हो गए, और एक हमन काला फॉलो करथन पाश्चात्य सभ्यता, अमेरिका का करत, ब्रिटेन का करत है ना। तो ए मन जे आज सोचत है, जे चीज ला सोचते तेला हमर जनजाति मन पहली करके छोड़ चुके हैं। ये तुम्हारा स्पष्ट बता देता, लिव इन रिलेशनशिप सोचता हूँ करके छोड़ चुके, घोटुल से बढ़िया कुछ है ही नहीं, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर घुसपैठ मतलब दोनों जन में अफेयर रही से, अब बहुत दिन चली, 3 साल चली, ये हो गए बोरिया आ गए, तो ट्रेल की दिस भाई गया, अब नहीं मिल सको, नहीं आओ की के, तो ट्री हते मोरसन शादी करके पीछे पड़ गए, टूरा नहीं करो कहा थे, मैं नहीं करो तोर सन शादी नहीं करो इसे के काबर मोला दूसरा टूरी मिल गई, तो टूरी है ओकर घर में जबरदस्ती घुस जाते, और ओकर सास ससुर कर जाकर अपन ओडियल दे देते कि मोला शादी करना है तो ट्रस्ट सन करना है, 3 साल से मोरसन रही से अब नहीं करो कहा थे कि उहिल की थे ओडियत्ता विवाह। कई जगह लड़कियां जो जाती हैं और वो चावल और हल्दी जिसको पसंद करती है उसके ऊपर छींच देती हैं, ठीक है, तो वो पैठुल विवाह हो जाता है। तो वो अलग अलग प्रकार से कई सारी विवाह आपको मिलेंगे। तो ये घुसपैठ विवाह को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओडियत्ता विवाह। ठीक, चलिए तीसरा विवाह की हम बात करें मित्रों, तीसरा विवाह इसमें कौन सा है, चूरी पहिने। चूरी पहिने, अब ये चूरी पहिने और कुछ नहीं है, विधवा विवाह। विधवा विवाह या कह लीजिए परित्यक्ता विवाह। परित्यक्ता विवाह, ठीक है। विधवा विवाह चूरी पहिना कत का अच्छा सुंदर सिस्टम रही यार, चूड़ी पहिना विवाह कर ले साले, कुछ करे की जरूरत नहीं है ना, चूड़ी पहिना विवाह कर ले। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा क्या कि विधवा चूड़ी पहनाना। अब चूड़ी मतलब समझ रहे ना, चूड़ी मतलब वही चूड़ी, चूड़ी हाथ में पहनाने वाला चूड़ी। कोनो विधवा हो गए है, अब अलग अलग जनजाति में बता रहा हूँ, अलग अलग जनजाति में अलग अलग प्रकार से होता है, ये भी बता रहा हूँ। इस जनजाति में विधवा विवाह, अधिकतर जनजाति में ये होता है कि कोई लड़की विधवा हो गई, शादी होने के बाद उसका पति मर गया, तो उसको जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको चूड़ी पहनाकर शादी कर लेता, मतलब उसके घर जाकर चूड़ी पहनाया, विवाह हो गया, चल मोर घर, बस। अब कई जनजाति में इसका अलग रूप क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहली प्राथमिकता उस घर के देवर को दी जाएगी कि उसका देवर आके उसको चूड़ी पहनाए। अगर उसका देवर उसको चूड़ी नहीं पहनाता है तब जाके जो है वो क्या करेगा, उसके अन्य बाहर जो उसके प्रेमी है उनको अवसर मिलता है, चल भाई शादी मोशन नहीं हो सके तो कम से कम दोबारा मौका मिला थे कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से नहीं होता है, लेकिन एक धारणा वहाँ पर बना रहता है, प्रेम जो करते हैं वही लोग ही शादी करते हैं, ठीक। तो चूड़ी पहना के। परित्यक्ता मतलब किसी छोड़ दिया, किसी स्त्री को छोड़ दिया, कोई और उससे शादी करना चाह रहा है तो वो चूड़ी पहना कर ले आएगा। तो इस प्रकार से चूड़ी पहने हुआ। तो ये 4 विवाह आप याद रखेंगे, कांडा भरा विवाह, पुष्प विवाह, सहपलायन विवाह, ओडियत्ता विवाह, चूड़ी पहने विवाह, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब मान लो इसमें ये जो चूड़ी पहने विवाह हुआ या कोई भी विवाह हुआ, इस विवाह में कोई दिक्कत हो गया तो क्या होगा, तो उस विवाह में जब कोई दिक्कत हो जाता है तो उसको समझाने के लिए, ठीक है, एक पंचायत हर जनजाति में पाई जाती है, जाति पंचायत, और इसी जाति पंचायत को इसमें नाम दिया जाता है, जाति पंचायत पाई जाती है जिसके मुखिया को हम बोलते हैं मांझी। मांझी धोही नहीं, मांझी। और ये मांझी ही गांव के अनैतिक जो संबंध हैं, विवाह से जो दिक्कतें हैं और भी छोटे मोटे जो विवाद हैं गांव के, लड़ाई झगड़ा संबंधित जो भी, वो जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है मांझी, वो उसको निपटाता है, उसको सॉल्व करता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। विवाह हो गया है ना,
मेरे ख्याल से हम लोग सारे एस्पेक्ट पर चर्चा कर चुके हैं, अब सिर्फ मृतक संस्कार बचा हुआ है। तो चलिए अब लास्ट ही चलते हैं मृतक संस्कार की ओर। तो ये हो गया विवाह। अब इसमें मृतक संस्कार पाया जाता है दोस्तों, मृतक संस्कार। अबूझ माड़िया जनजाति में क्या पाया जाता है? मृतक संस्कार पाया जाता है। अब ये मृतक संस्कार क्या है? तो मृतक संस्कार, मृतक मर गए तिल दफनाना जी, है ना, विथ मृतक संस्कार है। तो मृतक संस्कार जो है वो यहां पर देखेंगे हम क्या कि अधिकतर दफनाते हैं, लेकिन यहां पर जलाने में भी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दफनाना जलाना दोनों चलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है दफनाने के साथ साथ क्या होता है कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो संपन्न व्यक्ति हैं, ये इसी जनजाति में नहीं, कई सारी जनजातियों में ये देखने को मिलता है कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनकी याद में, मतलब वो किसी कोई अच्छा व्यक्ति रहा हो, कोई विशेष, तो उसको जानेंगे कैसे? तो उसकी याद में एक स्तंभ लगाया जाता है लकड़ी का, ठीक है। तो ये इसमें भी होता है, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, उसकी याद में एक लकड़ी का क्या लगाते हैं? स्तंभ। और वो जो लकड़ी का स्तंभ रहता है वो नक्काशी किए हुए रहता है, ठीक है। उसमें नक्काशी बारीक बारीक। अब नक्काशी क्या? तो आप देखे होंगे लकड़ी में, लकड़ी का जो इस प्रकार का स्तंभ रहता है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जानवर चित्र बने हुए होते हैं, है ना, जो भी भूत प्रेत या जो भी पशु पक्षी जिसको मानते हैं, तो इस प्रकार का चित्र बना हुआ होता है। मैं ऐसी बना दिया हूँ, कोई चित्र एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक। तो लकड़ी का जो स्तंभ लगाया जाता है, तो इसमें भी लगाते हैं विशिष्ट और संपन्न व्यक्ति की याद में। जहाँ इसके मृतक संस्कार में जो लोग मर जाते हैं उसके लिए एक लकड़ी का जो है वो क्या लगाया जाता है? स्तंभ लगाया जाता है, ठीक है। और इसी स्तंभ को यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसके मृतक संस्कार में अनाल गड्ढा, अनाल गड्ढा या हनाल गड्ढा, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है, आप दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दफनाया जाता है, जलाया भी जाता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर आपका लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है ताकि उसको बहुत लंबे समय तक याद रखा जा सके। और उस लकड़ी का स्तंभ जो है उसका लंबाई जो रहता है मित्रों 8 फीट लंबाई रहता है और 4 फीट चौड़ाई रहता है, सॉरी 4 फीट क्या रहता है? इसकी चौड़ाई रहती है। 8 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई रहती है मृतक संस्कार में, जो लकड़ी का स्तंभ आपका लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो मृतक संस्कार है ये संचालित होता है, ठीक। मैं एक पानी पी लूँ मित्रों, तब तक आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से नोट कर ही रहे होंगे। चलिए, तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। अबूझ माड़िया जनजाति से जितनी भी जो है वो क्वेश्चन बनने थे वो पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अबूझ माड़िया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अबूझ माड़िया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नारायणपुर और बीजापुर में, ठीक है। नारायणपुर और बीजापुर में ये गोड़ों की उपजाति है, ठीक है। ये क्या है? गोड़ों की उपजाति है, गोड़ों की उपजाति है, ठीक। इसके अलावा एक चीज और यहीं पर बता देता हूँ, याद रखिएगा। नारायणपुर में इसका सेंटर है, तो अबूझ माड़िया विकास प्राधिकरण, ठीक है, अबूझ माड़िया विकास प्राधिकरण वो कहाँ पर है? ये इसका जो मुख्यालय है वो नारायणपुर में ही है। कहाँ पर है? नारायणपुर में। तो ये गोड़ों की उपजाति है ना। ये अबूझ माड़िया विकास प्राधिकरण नारायणपुर में। इसके अलावा अबूझ माड़िया शब्द से स्पष्ट है जिसे जाना ना जा सके या जिसे जाना ना जा सके या अज्ञात भी कहा जाता है। निवास नारायणपुर बीजापुर में। ये स्वयं को मेटा भूमि कहते हैं, ठीक है, पर्वत
का पर्वतीय भूमि में रहने वाले लोग। तुम्बा लौकी का क्यों महत्व है मैंने बहुत अच्छे समझाया। कस्तूर नागा इसके पूर्वज हैं। ये गोदना को स्थायी आभूषण मानते हैं। नेक्स्ट हम देखें, ये जो इनका जो बैठक है उसको क्या कहा जाता है, अघा। रसोई घर को आंगड़ी और संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है। लोनू में ही इसके कुल देवता का वास होता है। घर के देवता के रूप में छोटा पेन, मंझला पेन, बड़ा पेन की पूजा करते हैं। अन्य देवी देवताओं में बूढ़ा देव, लिंगोपेन देव, बूढ़ी डोकरी, बूढ़ी देवी की पूजा की जाती है। इसके अलावा ये प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा वगैरह की भी पूजा करते हैं। ये कृषि करते हैं मित्रों, अपने शिकार के अलावा, शिकार या अन्य कार्यों के अलावा ये कृषि भी करते हैं। इनके कृषि के स्थान को क्या कहा जाता है, कघई कहा जाता है। इनकी कृषि जो है वो पेद्दा स्थानांतरित कृषि कहलाती है। एक स्थान पे कर उर्वरा शक्ति समाप्त होने के बाद दूसरी जगह जाकर कृषि करना, ठीक है, पेद्दा कृषि कहलाती है। नेक्स्ट देखें, पर्व त्योहार में काकसार, पंडुम, पोला नृत्य, काकसार, गेड़ी, रीलो नृत्य करते हैं। गीत में ददरिया, सुआ, कर्मा, लिंगोपेन गीत गाते हैं। इसके अलावा नृत्य विशेष याद रखिएगा, कोकटी घोड़ा, इसको तो आप बिल्कुल याद ही रखेंगे, कोकटी घोड़ा नृत्य को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग इनके विवाह में ये कांडाबरा विवाह करते हैं मित्रों, पुष्प विवाह है, सहपलायन जिसे बिथेर या बिथेर विवाह कहा जाता है, ओडियत्ता विवाह जिसे घुसपैठ विवाह कहा जाता है, चूरी पहने विवाह जिसे विधवा विवाह या परित्यक्ता विवाह कहा जाता है। इसमें परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है जिसको मांझी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें, इसमें मृतक संस्कार, इसमें मृतक संस्कार में दफनाया भी जाता है, जलाया भी जाता है, लेकिन विशिष्ट और संपन्न व्यक्ति की याद में उसको दफना कर लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है। बहुत सारी नक्काशी, भूत प्रेत वगैरह, जीव जंतु, जानवर वगैरह और क्या है, देवी देवताओं के जो है नक्काशी की जाती है, जिसे हनाल गड्ढे या हनाल गड्ढा कहते हैं। ये 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता है, ठीक है। और हाँ, इसमें जो है वो झाड़ फूक करने वाले जो व्यक्ति है उसको गायता या सिरहा कहा जाता है। ये छोटा सा नॉर्मल, आपको ध्यान बस रखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये अबूझ माड़िया जनजाति से जितना भी प्रश्न बन सकता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मित्रों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लासेस अच्छी लगी होगी, पूरा समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट्स करेंगे और भी क्लासेस आपको इसमें मिलेगी जनजाति वाले पार्ट से, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।